Hello friends and welcome to my YouTube channel Intelligent Beings 100। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर माइग्रेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो माइग्रेशन, व्हाट इज़ माइग्रेशन? आखिर प्रवास क्या है? सो द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज माइग्रेशन, यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास। एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ द सेंसस, यानी सेंसस क्या होता है और सेंसस कैसे कंडक्ट होता है ये आप सभी जानते हैं। सेंसस हर 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद कंडक्ट कराया जाता है और सेंसस में बहुत सारा डेटा कलेक्शन होता है। तो माइग्रेशन का डेटा भी हमें सेंसस से ही मिलता है। सेंसस में माइग्रेशन के बारे में यानी प्रवास के संबंध में भी जानकारी होती है। तो जब माइग्रेशन को नोट डाउन करना कब से स्टार्ट किया? माइग्रेशन को नोट डाउन करना स्टार्ट हुआ ईयर 1881 से। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले जो माइग्रेशन होती थी वो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नोट की जाती थी। 1961 में प्लेस ऑफ बर्थ नोट किया जाने लगा, और अगर आपका प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन और प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है, यानी जिस जगह पे सेंसस हो रहा है, जिस जगह पे आप अभी हैं और डेटा आपका जहाँ से लिया जा रहा है प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, वो अगर आपके प्लेस ऑफ बर्थ से डिफरेंट है तो पूछा जाता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंट, यानी आप उस जगह पर कितने समय से रह रहे हैं। फिर 1971 में लास्ट रेसिडेंस, एन्यूमरेशन से पहले अगर कहीं और रहते थे तो लास्ट रेसिडेंस की जगह क्या है और वहाँ पर रहने का टाइम पीरियड क्या है। 1981 में देन ये और पूछा जाने लगा कि अगर आपने माइग्रेट किया है यानी आपने शिफ्ट किया है, प्रवास किया है, तो उसके पीछे रीजंस क्या थे। तो इस तरह से माइग्रेशन के बारे में पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब माइग्रेंट्स का दो तरह से डिवीज़न करा गया है। एक तो होते हैं लाइफ टाइम माइग्रेंट्स और एक होते हैं माइग्रेंट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। अब ये लाइफ टाइम माइग्रेंट्स कौन होते हैं? लाइफ टाइम माइग्रेंट्स में वो लोग आते हैं जिनका प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन से डिफरेंट होता है, यानी जिनका जन्म का स्थान जनगणना के स्थान से अलग होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? जीवन पर्यंत प्रवासी, यानी लाइफ टाइम माइग्रेंट। और सेकंड है माइग्रेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। तो अगर किसी का प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस और प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी। अगर यदि किसी का निवास स्थान और जनगणना स्थान भिन्न है यानी अलग है तो उसे बोलेंगे पिछले स्थान से प्रवासी। और 2011 के डेटा के अनुसार कंट्री की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है और उसमें से 455.8 मिलियन पीपल आर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट, यानी भारत में 37% लोग ऐसे हैं जो निवास के पिछले स्थान से प्रवासी हैं। ओके, इंडियन डायस्पोरा, ये ना एनसीईआरटी बुक में बॉक्स में टॉपिक दिया गया है और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को मिस कर देते हैं एंड एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली पूछा जाता है। इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रभाव। इंडियन डायस्पोरा, सो इंडियन डायस्पोरा मीन्स भारतीय प्रभाव। इंडियन डायस्पोरा में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियंस डिफरेंट टाइम पीरियड्स में न्यू कंट्रीज़ तक पहुँचे। सो फर्स्ट वेव है रिलेटेड कॉलोनियल पीरियड से, यानी औपनिवेशिक काल से, जिस समय भारत में ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली आए हुए थे। सो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इंडियंस को एज इंडेंचर्ड लेबर, एज प्लांटेशन वर्कर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाया गया। अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ थी कैरेबियन आइलैंड्स, टोबैगो, गुयाना, फिजी, मार्टिन क्यूब, Guadeloupe, Mozambique, Angola as plantation workers. And all these migrations were covered under time-bound contract known as Girmit Act. Okay, तो जो plantation workers जाते थे इंडिया से वो एक टाइम बाउंड एक्ट के बाद जाते थे जिसको कहते थे इंडियन इमिग्रेशन एक्ट।
ऑल्दो इनके साथ ट्रीटमेंट बहुत ही ख़राब किया जाता था और कभी कभी इनके साथ स्लेव्स दासों जैसा बर्ताव भी किया जाता था। एंड नाउ सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में क्या हुआ कि इंडिया से जो प्रोफेशनल्स थे, जो आर्टिसंस थे, वो गए नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स। एंड मेनली जो कंट्रीज़ में गए वो थी म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये सभी कंट्रीज़। और इसके बाद है द थर्ड वेव। सो थर्ड वेव में इंडिया से हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, अकाउंटेंट्स, इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ जाना शुरू करा इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और इसी थर्ड वेव में एक न्यू फिनोमिना आया जो था ब्रेन ड्रेन, यानी हाईली स्किल्ड लोगों का इंडिया से निकलकर बाहर जाना। तो इससे क्या है, इंडिया का जो हाईली प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल है, वो कहाँ जा रहा है, वो दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड यही 3 वेव्स हैं और यही 3 वेव्स इंडियन डायस्पोरा को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा बनाती हैं। इसके अलावा दिस मैप इज़ शोइंग टू यू दैट हाउ द पीपल फ्रॉम इंडिया स्टार्टेड moving to other countries, how they migrated to different countries under different time periods. In this map you can see how through different arrows the migration to different countries is shown. Moving on forward to our next topic, streams of migration. Now what are these streams of migrations? So migration is basically of two types, internal migration and international migration. So what is internal? Internal migration means the migration within the country. आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर ही भिन्न स्थानों पर जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है। अगर कंट्री के अंदर ही, चाहे हम दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, चाहे स्टेट के अंदर ही टाउन्स में शिफ्ट हो रहे हैं, सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज़ इंटरनल माइग्रेशन। एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन व्हेन वी आर माइग्रेटिंग टू अब्रॉड, तो दैट इज़ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ओके, इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 आउट ऑफ द 455 मिलियन माइग्रेंट्स, तो इंडिया में कितने माइग्रेंट्स हैं? 455, और उनमें से भी 141.9 मिलियन माइग्रेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज किया है, यानी पिछले 10 सालों में अपना निवास स्थान चेंज किया है। और इसमें से भी 118.7 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं वो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं, यानी उन्होंने स्टेट्स के बीच ही डिफरेंट टाउन्स, सिटीज़ में माइग्रेट किया है। लुकिंग फॉर मेल फीमेल माइग्रेशन, एंड फर्स्ट वी आर स्टडिंग द इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, मतलब स्टेट के अंदर ही जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में। और चारों स्ट्रीम्स में यू कैन सी दैट फीमेल्स आउटनंबर मेल्स। तो इसके पीछे का मेन रीज़न है मैरिजेस, बिकॉज फीमेल माइग्रेशन इंडिया में मेनली जो होता है इज़ बिकॉज ऑफ मैरिजेस। हालांकि अदर रीज़न से भी फीमेल्स माइग्रेट करती हैं, बट जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेशन होता है फीमेल्स का, दैट इज़ मैरिज। और मैरिजेस जनरली विद इन द स्टेट होती हैं। तो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन में, यानी स्टेट के अंदर वाली माइग्रेशन में, फीमेल्स आउटनंबर मेल्स। एंड मेघालय में दिस कंडीशन इज़ रिवर्स। तो मेघालय में फीमेल माइग्रेशन लॉ जो है वो बाकी कंट्रीज से, बाकी स्टेट से डिफरेंट है, बिकॉज मेघालय इज़ अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। नाउ इंटरस्टेट माइग्रेशन। इंटरस्टेट माइग्रेशन में हम डिफरेंट स्टेट्स में जाके माइग्रेट करते हैं, मतलब स्टेट चेंज होता है। तो इंटरस्टेट माइग्रेशन में यू कैन सी चारों स्ट्रीम्स में मेल्स आउटनंबर फीमेल्स। नाउ द रीजन्स फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. So we have discussed those reasons well, and Meghalaya is the only state where the migration laws for female are different, because मेघालय में मेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। इसी वजह से मेघालय में फीमेल्स का माइग्रेशन नहीं होता। मेघालय में जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल नहीं है, वो बाकी इंडिया की सोसाइटी से अलग है। स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन में जगहों के अनुसार जो चेंजेस आते हैं। अब देखो, कुछ रीजन्स में आउट माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ रीजन में क्या होता है, पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से बहुत बढ़ती है। प्रवास में भी स्थानिक भिन्नता होती है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, ये जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं क्योंकि ये एरियाज़ डेवलप है, यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। वहीं पर जो रूरल एरियाज़ हैं, जो प्रिमिटिव एरियाज़ हैं,
उनसे लोग क्या करते हैं, आउट माइग्रेट करते हैं, वहाँ से निकलकर नए इलाकों की तरफ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ आउट माइग्रेंट्स है, यानी सबसे ज़्यादा अप्रवासी है। और सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, मुंबई। 2011 के इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंगली भारत में 5 मिलियन या फिर 50 लाख जो लोग हैं उन्होंने इंटरनेशनल कहीं और दूसरी कंट्रीज से इंडिया में माइग्रेट किया। अब इसमें से भी इन 5 मिलियन पर्सन्स में से भी 88.9% जो लोग हैं वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ यानी नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत यहीं से आते हैं। सो अभी हमने बात करा माइग्रेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे माइग्रेशन के पर्टिकुलर रीजंस ही क्या माइग्रेशन के रीज़न हैं। तो 2 टाइप के रीजंस होते हैं, एक तो पुश फैक्टर, दूसरे होते हैं पुल फैक्टर, प्रतिकर्षक कारक और अपकर्ष कारक। अब 1 बाय 1 पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं, देखो इमेज में आपको दिख रहा है। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी जगह से लोगों को निकलने के लिए मजबूर करते हैं, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो कम अट्रैक्टिव हो जाती है और लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल होते हैं। तो पुश फैक्टर्स में आते हैं फ्यू जॉब सर्विसेज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अनहैप्पी लाइफ, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, वॉर्स, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ये सभी वो रीजंस हैं, वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं। अब पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक्सेस टू सर्विसेज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मोर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, होप फॉर अ बेटर वे ऑफ लाइफ एंड फैमिली लिंक्स। तो ये सभी वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लाइफ बेहतर होती है और लोग सभी चाहते हैं कि सबके पास जॉब्स हो, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ अच्छी हों, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चीपर हों और बेटर हों। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, सो अगेन प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर्स और अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर। सो इसमें भी देखो 3 टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखा है, आर्थिक कारक, अवसंरचनात्मक कारक एंड प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक। और इसके अलावा एक और जो 4th टाइप के फैक्टर्स है वो है सामाजिक राजनीतिक कारक। सो अगर किसी भी जगह पर गरीबी है तो लोग ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ रोज़गार के बेहतर अवसर हों, और अगर कहीं पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यानी वो अटैक्स होते रहते हैं, कोल्ड वॉर्स होते रहते हैं, तो लोग इस तरह की जगह को छोड़कर एक पॉलिटिकली स्टेबल एरिया में सेटल होना पसंद करेंगे। अलावा वही स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च वेतन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर मनोरंजन के स्रोत, शांति, ये सभी वही फैक्टर्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस करा है और ये फैक्टर्स माइग्रेशन को इम्पैक्ट करते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से माइग्रेशन होती है। ओके, सो अभी हमने रीजंस की बात करी, तो अब हम कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। देखो इसमें मेल माइग्रेशन और फीमेल माइग्रेशन के लिए अलग अलग रीजंस जो हैं वो बताए हुए हैं। तो मेल माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल माइग्रेशन जो 34% है वो किस वजह से होती है, बिजनेस की वजह से। वहीं 66% फीमेल माइग्रेशन का रीज़न है मैरिज, और उसके बाद 24% मेल वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फीमेल माइग्रेशन, तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो फीमेल माइग्रेशन होता है वो मेल माइग्रेशन से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। मेल माइग्रेशन का मेन रीज़न है बिजनेस एंड वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, वहीं द मेन रीज़न बिहाइंड फीमेल माइग्रेशन इज़ मैरिज। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन से क्या प्रभाव पड़ते हैं, माइग्रेशन के क्या परिणाम हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। देखो जब भी कोई कुछ लोग माइग्रेट करते हैं तो वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरली इन्हीं रीजंस की वजह से माइग्रेट करते हैं। तो वो जिस रीज़न से आए होते हैं, जिस जगह से वो आए होते हैं, वहाँ पर वो कुछ पैसा भेजते हैं और उसी को क्या बोलते हैं हम, रेमिटेंसेस। तो माइग्रेशन का जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इफ़ेक्ट है वो है रेमिटेंसेस, क्योंकि रेमिटेंसेस जो होती हैं
रेमिटेंसेस लाइफ ब्लड की तरह काम करती हैं। आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं रेमिटेंसेस से बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्चा, इसके अलावा खेती के लिए जो इनपुट्स खरीदने होते हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइज़र्स हो, वो इन्हीं रेमिटेंसेस की हेल्प से खरीदे जाते हैं। और ये तो हो गई बात कंट्री के अंदर ही जो रेमिटेंसेस आती हैं। इसके अलावा जो लोग इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं और दूसरी कंट्री से रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो रेमिटेंसेस हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। अब माइग्रेंट्स जब न्यू रीजन्स में शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल से इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक मिक्स्ड कंपोजिट कल्चर की फॉर्मेशन होती है और जिससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। बट सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव के साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव भी होते हैं। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आता है, एनोनिमिटी, सोशल वैक्यूम। तो इन सब की वजह से लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एक ही कंट्री में, और रूरल अर्बन माइग्रेशन पॉपुलेशन ग्रोथ में, सिटीज़ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसमें मेजर कंट्रीब्यूट करती है। अब डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। देखो, एज एंड स्किल्स कलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। क्या होता है कि अगर रूरल एरिया से सारे स्किल्ड पर्सन, सारे यंग पर्सन आउट माइग्रेट कर जाएंगे तो इससे जो रूरल एरिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा। इसके अलावा जब भी लोग माइग्रेट करते हैं तो प्लेस ऑफ ओरिजिन और जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, दोनों जगह की जो सेक्स कॉम्पोजिशन है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जब लोग माइग्रेट करते हैं तो एक जगह की पॉपुलेशन तो कम हो जाती है और दूसरी जगह ओवर क्राउडिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड एरियाज़ है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इस ओवर क्राउडिंग की वजह से इन प्लेसेस पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, सभी टाइप्स के पॉल्यूशन ज़्यादा हैं। इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन खुद ही बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब जब लोग रहते हैं माइग्रेट करके तो प्रॉपर हाउसिंग भी एक मेजर कंसर्न है। अगर प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती तो अल्टीमेटली स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी और शैंटी कॉलोनीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिनमें सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ और बीमारियां फैलती हैं जो अल्टीमेटली हेल्थ सेक्टर को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो माइग्रेशन के मिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, इसके साथ साथ बुरे प्रभाव भी हैं। हालांकि जो बुरे प्रभाव हैं वो बहुत सीवियर हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हों, चाहे डेमोग्राफिक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हों, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। टॉकिंग अबाउट द अदर इफेक्ट्स, तो देखो माइग्रेशन से वुमेन का स्टेटस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर रूरल एरिया से सारे मेल्स इन सर्च ऑफ जॉब, सारे जो भी यंग मेल्स हैं वो इन सर्च ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर माइग्रेट करते हैं तो रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल्स ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वुमेन पर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर रेमिटेंसेस देखो मेजर सोर्स ऑफ बेनिफिट्स भी हैं तो एक लॉस होता है ह्यूमन रिसोर्स का। जब विलेजेस से स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन चले जाते हैं तो अल्टीमेटली विलेजेस की जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है वो वहाँ से चली जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान मेनली है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, पोल्यूशन, इसके साथ साथ लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड mental pressure on women. So ये है सारे negative consequences. So we have discussed in great detail what are the consequences and effects of migration. Thank you for watching and don't forget to subscribe and stay tuned for such informative videos ahead.